अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड, दैट इज़ अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। राइट बेटे, देखें, हमने कुछ यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। और देखें, जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में स्पेशली जहाँ से केमिकल्स परचेज़ करने होते हैं, तो आप किसी भी केमिकल को जब परचेज़ करते हो ना, तो उस केमिकल की या मोलारिटी दी होती है या उसको परसेंटेज की फॉर्म में दिया होता है। तो इसका मतलब है कि अगर वो इन कंसंट्रेशन यूनिट्स में गिवन है तो हम किसी भी यूनिट को किस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इवन दो कि जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पर भी सॉल्यूशंस जो बनाए जाते हैं, उन सॉल्यूशंस को भी हम मोलालिटी या परसेंटेज के अंदर देख रहे होते हैं। और स्पेशली जो लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के केमिस्ट होते हैं वो इसको बेहतरीन अंदाज में जानते हैं। लेकिन हम भी यहाँ पे तरीका सीखेंगे कि हमने किसी भी यूनिट को कैसे किसी में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। अब बेटे, बेसिकली हमारे सिलेबस में जो कन्वर्जन है, एक तो है मोलारिटी से रिलेटेड, ठीक है, और एक है मोलारिटी के बाद है जी मोलालिटी, राइट, ये, और एक होगा एंड परसेंटेज वेट ओवर वेट, राइट। ये तीन यूनिट्स की हमने कन्वर्जन करनी है। स्टूडेंट, अब इन तीनों यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो बेटे, हमें रिक्वायर्ड ये होता है कि जो भी कंपाउंड है जो आपको मोलारिटी में गिवन है, अगर आपने उसको किसी भी यूनिट में इन तीनों में से कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस कंपाउंड का मोलर मास पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, राइट, जिसको हमने कन्वर्ट करना है किसी भी यूनिट में, राइट। उसके बाद बेटे, सिमिलरली मोलर मास के साथ साथ हमें उसकी डेंसिटी का भी आइडिया होना ज़रूरी है, राइट। और अगर ये दो चीज़ें आपको पता हैं तो स्टूडेंट, हम मोलारिटी को मोलालिटी में, मोलालिटी को मोलारिटी के अंदर, और मोलालिटी को परसेंटेज वेट ओवर वेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ओके बेटे, आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये मैंने आपके सामने एक बॉक्स ड्रॉ किया। देखिए, इसमें हमें नेम ऑफ एसिड दिया हुआ है, ठीक है, और हमें उनकी परसेंटेज वेट ओवर वेट दी है, मोलारिटी दी है और डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इससे रिलेटेड ना आपको कोई न्यूमेरिकल नज़र आ रहे होंगे, एग्जांपल्स। आइए हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 1 आ रही है, आपको नज़र आ रही होगी कि इसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द मोलालिटी। आपने मोलालिटी को कैलकुलेट करना है ऑफ किसकी मोलालिटी, 8% वेट ओवर वेट आपके पास क्या मौजूद है, NaCl का सोल्यूशन। स्टूडेंट, वैसे तो अगर आप इसको देखोगे ना तो बुक में इसको बड़ा घुमा फिरा के उसने इसको सॉल्व किया हुआ है। मैं आपको इसका आसान वे बताता हूँ, आप उसको पेपर में फॉलो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट द डाटा। आप इसका डाटा बनाएं। आपको क्या क्या गिवन है। आपको बेटे गिवन है 8% वेट ओवर वेट NaCl आपको गिवन है, राइट, ये गिवन है आपको। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है, टू फाइंड, वी वांट टू कैलकुलेट, हमने मोलालिटी को कैलकुलेट करना है, राइट। ओके, मोलालिटी को आइए कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट, एज़ यू नो कि अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए इसका फॉर्मूला लिखूं तो आपको पता है कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है। बेटे, आप सारे बच्चे जानते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला ये होता है mass of solute, right, divided by molar mass of solute, जो भी solute है उसका molar mass, right, multiply by। बेटे, आपको मैंने इसके 3 फार्मूलाज पढ़े थे। मैं इसका वो वाला फार्मूला लिख रहा हूँ जिसमें मैंने 1000 को डिवाइड किया और नीचे लिखा था मैस ऑफ सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट का मैस हमने किसके अंदर लेना था, मैस ऑफ सॉल्वेंट वो हमने ग्राम में लेना था, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट, राइट। मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। बेटे, आप सारे बच्चे जानते हैं कि ये जो फार्मूले में देखो हमें मैस ऑफ सोल्यूट चाहिए,
आपको याद है मैंने आपको बताया था कि बेटे 8% वेट ओवर वेट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 8 ग्राम NaCl जो है ना वो डिज़ोल्व है किसके अंदर। 8 ग्राम ऑफ NaCl इज़ डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, राइट। इसका मतलब ये होता है। अब बेटे अगर आप फार्मूला को देखो तो फार्मूला के अंदर एक तो मुझे मास ऑफ सोल्यूट चलो पता चल गया, ये मुझे पता हो गया। मॉलर मास ऑफ सोल्यूट हमें वैसे पता है कि NaCl जो है उसका मॉलर मास जो होता है वो कितना होता है 58.5, वो भी आपको पता है। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो बेटे आप मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, आपको पता है ना, निकालना बहुत आसान है। हम कैसे निकालेंगे कि आपको पता है जो सोल्यूशन होता है सोल्यूशन, ठीक है, ये किसका सम होता है, सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट का, राइट बेटे। अब बेटे आपको पता है कि हमने सोल्यूशन के मास में से मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट को हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। आइए आप इसको निकाल लो और ये आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन 100 माइनस 8, तो बेटे आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट निकल कर आ जाएगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू 92 ग्राम, राइट। ये हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया। बेटे हमारे फार्मूला की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, हमने अब फार्मूला में इसको पुट करना है और मोलालिटी निकालते हैं। आप लोग भी कैलकुलेटर निकाल के चेक करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट कितने हैं जी, 8 ग्राम दिया हुआ है आपको, राइट। आपको मास ऑफ मॉलर मास कितना होता है, NaCl का बेटे मॉलर मास होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 23। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। आप इसका सम करो, यू विल गेट 58.5 ग्राम पर मॉल आ गया इसका मॉलर मास, मल्टीप्लाई बाय बेटे मास आपको पता है कि आपको वो ग्राम में गिवन है, तो हमने ग्राम वाला फार्मूला पहले लिख लिया था। 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना गिवन है, 92 ग्राम, राइट। ये आपको 92 ग्राम सॉल्वेंट का मास गिवन है। अब बेटे हमने क्या करना है, हमने इसका आंसर निकालना है। तो बेटे इसका आंसर जो है वो कैसे आएगा, आइए देखते हैं इसको। तो मेरे पास जो मोलालिटी आएगी, आप अगर इसको सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करने पर इसकी मोलालिटी जो निकल कर आएगी वो 1.487, राइट बेटे। अब ये जो है यूनिट ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। और आपको मैंने कल भी बताया था कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू, जो मैंने 1000/92 लिखे ना उसके बारे में बताने लगा हूँ। ये हमने पढ़ा था 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो बेटे जो 1 ग्राम होगा वो किलोग्राम ऐसे लिखा रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसका मतलब है बेटे ये जो सिंपली आपको नज़र आ रहा है 1000 और 192, ये बेसिकली किलोग्राम को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंट की वजह बता दी है, दोनों आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मॉल पर केजी, इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। मॉल पर केजी इसका आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज़ अ न्यूमेरिकल नंबर 1। सो बेटे ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और हमने सॉल्व करने हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और उसकी स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। मैं जैसे उसका डाटा ड्रॉ कर रहा हूँ, उसकी स्टेटमेंट ये थी कि HCl लेबॉर्ट्री के अंदर कितने परसेंट अवेलेबल है। हम कहेंगे कि HCl जो है उसको अवेलेबल है 36% वेट ओवर वेट, राइट, ये अवेलेबल है। आपको यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ HCl आपको गिवन है, वो है आपको 1.19, राइट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको गिवन है। और बेटे आपने फाइंड क्या करना है, हमने टू फाइंड ये करना है, टू फाइंड द मोलैरिटी, आपने मोलैरिटी ऑफ HCl, राइट, आपने ये फाइंड आउट करनी है। आइए बेटे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और आप सारे बच्चे जानते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी इज़ इक्वल टू, राइट, मोलैरिटी इज़ इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। बेटे मैं मास में क्यों लिख रहा हूँ, आप सब जानते हैं इसका फार्मूला मॉल्स ओवर वॉल्यूम ना, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम मास में लिख रहे हैं क्योंकि हमें HCl 36% वेट ओवर वेट गिवन है। तो बेटे मास ऑफ लिख लूँगा मैं, सोल्यूट आ जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय आ जाएगा मॉलर मास, तो मैं इसको मॉलर मास ऑफ सोल्यूट लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय। अब बेटे वही पीछे वाला तरीकाकार कि आपने 1000 डिवाइडेड बाय, अब आपने वॉल्यूम किस में लेना, नीचे वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, राइट बेटे। दिस इज़ द फार्मूला।
नाउ बेटे क्वेश्चन इज दिस कि मुझे तो किस पूरे फार्मूला में कहीं भी वॉल्यूम नहीं गिवन, मुझे मास ऑफ सोल्यूट पता है, मास ऑफ सोल्यूट 36%, अभी आपको बताया था कि 36 ग्राम HCl है, मॉलर मास पता है, मुझे वॉल्यूम नहीं पता। तो बेटे मैं कैसे इसको कन्वर्ट करूँगा? तो आपको डेंसिटी गिवन है, तो बेटे आप जानते हैं फार्मूला डेंसिटी का क्या होता है। टू फाइंड द, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, सॉरी टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। बेटे आपने वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आप मास को डेंसिटी पर डिवाइड कर दो। बेटे मास आपको, अब ये कौन सा मास लेना है, सवाल तो ये है बेटे, आपने ये वो मास लेना है जो आपके सोल्यूशन का मास है, यानी जो 36 है ना, 36 ग्राम किसमें डिज़ोल्व किया गया, ये डिज़ोल्व किया गया 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो आपने ये पूरे सोल्यूशन का मास लेना है, ठीक है, और ये आपके पास सोल्यूट का मास था। ओके बेटे, इसको आप कर लें, तो 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपको गिवन है 1.19, तो बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा मास ग्राम, या आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और बेटे ये आपके पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम, आई गेस कोई 84 पॉइंट या 84 ही पूरा लिख लें, पॉइंट आगे ज़ीरो आ रहा तो उसके लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बेटे मेरे पास वॉल्यूम भी है, मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट भी है, मॉलर मास भी है, इसको मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। बेटे ये आ जाएगा मोलैरिटी, राइट, एंड इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है आपको, 36 आपको ग्राम गिवन है, राइट। मॉलर मास HCl का आप सबको पता है 36.5 है, मल्टीप्लाई बाय, यूनिट लगा लें, ग्राम पर मॉल है, मल्टीप्लाई बाय, अब आपने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिखना है ऊपर जो इसके साथ 1000 ओवर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आपको नीचे आ गया 84, राइट। बेटे इसके साथ देखें मैंने वही वाली बात जो पीछे बताई थी कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, आप यू भी रिप्रेजेंट करते हैं या आप यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये बेसिकली डेसीमीटर क्यूब को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरे का पूरा पार्ट, ठीक है। अच्छा बेटे अब इसका आंसर आप निकाल लें, और इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे, आप भी कैलकुलेटर ज़रा यूज़ कर लें, और इसका मेरा ख्याल आंसर निकल कर आ रहा है कोई अप्रॉक्सीमेटली, मोलैरिटी आ रही है आपके पास आई गेस के तकरीबन, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, पहले आपने 36 को 36.5 पे, फिर 100,000 को आपने 84 पे डिवाइड करना है, तो आप इस तरह करेंगे फिर आपका आंसर सही आएगा। बेटे इट इज़ इक्वल टू आई गेस 1.4 मॉल, ग्राम से बेटे ग्राम कैंसिल हो गए ना, और वो उसकी जगह पूरे का पूरा डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, राइट। तो बेटे ये आ जाएगा आपके पास मॉल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट, ये आपने मोलैरिटी निकाल ली, ठीक है बेटे। हाँ बेटे ये न्यूमेरिकल हो गया। अच्छा बेटे मैं इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड ना, जो बच्चे हमारे ECAT के टेस्ट में अपेयर होते हैं ना, उनके लिए एक शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ, आप इसको शॉर्ट टेक्निक से भी इसका न्यूमेरिकल को 1 मिनट के अंदर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका बेटे शॉर्टकट देखें ज़रा, ये जो हमारे बच्चे ECAT देंगे ना उनके लिए, बेटे इसका ये शॉर्टकट होता है कि आपको मोलैरिटी इज़ इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो जब भी आपको मोलैरिटी में आना है, परसेंटेज दी हुई हो, आपको परसेंटेज जितनी दी हुई है आप देख लें 36% मल्टीप्लाई बाय 10, डेंसिटी 1.19 डिवाइडेड बाय 36.5, और बेटे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 1.4, राइट। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पॉइंट से पहले आंसर ठीक होना ज़रूरी है। नाउ बेटे दिस इज़ द शॉर्ट वे टू कैलकुलेट क्विकली, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक हो गया बेटे। ये था न्यूमेरिकल नंबर 2 जो एग्जांपल हमें दी थी। नाउ बेटे लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल नंबर 3 जो इसकी अगली एग्जांपल दी है। आइए अब उसका हम डाटा बनाते हैं, ठीक है जी। उसका डाटा, उसका सवाल पढ़ लें ज़रा, आपको उसका सवाल क्या दिया हुआ है। उसका आपको सवाल दिए कि HCl जो है ना वो लेबॉर्ट्री में नहीं, बल्कि ये तो हो गया हमारा HCl वाला ना, अब हमने अगला क्वेश्चन करना ना, अगला है जी 9.2 मॉलर HClO4 इज़ अवेलेबल, राइट। मार्केट में डाटा बना लेते हैं जी, हमारे पास HClO4 है और आप सबको पता है इट इज़ एसिड, और ये 9.2 आपको मॉलर मोलैरिटी मार्केट में गिवन है, राइट।
बेटे साथ ही वो कहते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी इज़ गिवन, डेंसिटी आपको गिवन है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। बेटे आपने फाइंड क्या करना है, आइए टू फाइंड लिख लेते हैं। तो आपने फाइंड ये करना है परसेंटेज वेट ओवर वेट ऑफ HCl। HClO4 जो है, इस मोलैरिटी वाले HClO4 की आपने क्या फाइंड करनी है बेटे, आपने फाइंड करना है उसको परसेंटेज वेट ओवर वेट के अंदर, ठीक है जी। आइए बेटे हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेटे आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, परसेंटेज वेट ओवर वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि मैस ऑफ सोल्यूट आपको ग्राम में, राइट, डिवाइडेड बाय आपको मैस ऑफ सोल्यूशन जो है वो भी किस में गिवन है, वो ग्राम में, और मल्टीप्लाई बाय आप 100 करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा परसेंटेज वेट ओवर वेट आ गया। ठीक हो गया बेटे, ये आपको अंदाज़ा हो गया। अच्छा अब बेटे आप ये देखें कि मुझे तो मैस ऑफ सोल्यूट जो है HClO4 वो तो मुझे तो उसकी मोलैरिटी गिवन है। अब इसका क्या मतलब होगा, कैसे मैं इसको मोलैरिटी से मैस में लेके आऊँगा। बेटे बहुत इजी, देखिए बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात अंडरस्टैंड करें कि 9.2 मॉलर जो है ना, ये बेसिकली मॉल पर डेसीमीटर क्यूब है। ये जो 9.2 मॉल्स हैं ये किस में डिज़ोल्व हैं, इट इज़ डिज़ोल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब कह लो आप, या आप कह लो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतने डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर ये डिज़ोल्व है, राइट। अब बेटे मुझे तो इसके क्या करना पड़ेगा, मुझे तो इसका मैस निकालना है। तो बेटे आपको याद है ना, आपने मॉल्स में एक फार्मूला पढ़ा था, मॉल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मॉलर मैस। बेटे आपको 9.2 मॉल्स गिवन है, आप इसको मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको मैस में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप लिखेंगे सर मैस इज इक्वल टू मॉल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलर मैस। ओके बेटे, मैस मॉल्स कितने हैं, 9.2 मॉल्स हैं आपके पास, राइट, मल्टीप्लाई बाय इसका मॉलर मैस ज़रा देख लें आप। इसका मॉलर मैस आई थिंक सो के आ जाएगा तब तकरीबन कोई 100.5 के करीब की। बेटे आप भी ज़रा देख लीजिएगा, लेकिन यही आ रहा है आपके पास भी 9.2 मॉल, राइट, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 100.5। और बेटे मोलैरिटी का मॉलर मैस के नोट होता है ग्राम पर मॉल होता है। बेटे मॉल से मॉल कैंसल, नाउ मैस कम्स आउट टू बी, ये आ जाएगा 924.6 ग्राम, राइट। ओके बेटे, तो ये 924.6 ग्राम आपके पास ये मैस आ गया, राइट। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब आपने करना ये है कि आप फार्मूला की तरफ चले जाएं अपने, और फार्मूला को देखें, परसेंटेज वेट ओवर वेट आ गया आपके पास, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन। अच्छा अब बेटे फार्मूला था परसेंटेज वेट ओवर वेट, राइट, आपके पास मैस ऑफ सोल्यूट आ गया 924.6 ग्राम आ गया, ठीक है। अब बेटे मैस ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, तो देखिए बेटे मैस ऑफ सोल्यूशन के लिए फिर हम पीछे जाएंगे। आपको पता है कि 9.2 जो है मॉल वो कितने में डिज़ोल्व थे, वो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में मॉल जो है वो डिज़ोल्व थे। अब बेटे आपको ऊपर डेंसिटी भी गिवन है, हम डेंसिटी से और वॉल्यूम से आसानी से जो है वो मैस को निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या होगा बेटे इसको निकालने के लिए, आप कहेंगे सर डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। बेटे आपने मैस कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको मैं थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूँ यहाँ पर, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो बेटे मैस आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। बेटे आपको डेंसिटी गिवन है 1 पॉइंट कितनी है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटे आपको वॉल्यूम को भी अब सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब था ना, हमें इसे अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में लेना होगा। इससे कैंसिल कर दो, बेटे आपके पास जो मैस ऑफ सोल्यूशन है वो निकल कर आ गया, आई गेस 15, हाँ 20, ये राइट 1540 ग्राम आ गया। ओके बेटे आप इसको पुट कर लो यहाँ पर 1540 ये ग्राम मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 100। और बेटे आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास जो निकल कर आ रहा है टोटल परसेंटेज 60% आपके पास वेट ओवर वेट आ गया।
इसका मतलब है जो गिवन कंपाउंड था आपके पास HClO4 जिसके 9.2 मॉल्स गिवन थे, वो इतने में मैथ्स के लिहाज से वो इस तरह थे। बट ये जिस तरीके से मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं, आप इन न्यूमेरिकल्स को इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बड़ा आसान वे। और आपने देखा कि जहाँ पे भी आपको डेंसिटी गिवन है तो हम वहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि डेंसिटी को यूज़ करते हुए या तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं या फिर मास निकाल रहे हैं। पिछले न्यूमेरिकल में हमने वॉल्यूम निकाला था और अब हमने अभी जो न्यूमेरिकल किया उसमें हम डेंसिटी का सहारा लेके हमने क्या निकाला, हमने मास को निकाला। ठीक है बेटे, सो दिस इज़ अबाउट इंटर कन्वर्जेंस। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके बेटे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। राइट स्टूडेंट, ये टाइप ऑफ जो सॉल्यूशन है ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होता है। आइए अब हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, हम जो मोस्टली डिस्कस करते हैं ना क्या नाम है सॉल्यूशंस को, उसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें ये होता है कि इन विच, ये हमारा न्यू टॉपिक है। ठीक है, इन विच सोल्यूट इज़ सॉलिड, ये कॉमनली देखने में आता है। सोल्यूट इज़ सॉलिड, राइट, एंड सॉल्वेंट इज़ इन लिक्विड फेज। सॉल्वेंट इज़ लिक्विड, इज़ लिक्विड। बट बेटे एक्चुअली होता ये है कि हम तीनों स्टेट्स के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को लेते हैं। तो हमारे पास ना टोटल, अभी मैं आपके सामने एक बॉक्स आपको शो कराता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट 9 तरह के सोल्यूशन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आइए हम अब उसको देखते हैं। जी बेटे आपको 9 तरह के जो है ना वो सोल्यूशन नज़र आ रहे होंगे। आप ये देखें कि मैंने सोल्यूट, गैस, लिक्विड, सॉलिड, राइट, फिर हमने गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड। यहाँ पे आप देखो कि सॉल्वेंट एक दफ़ा मैंने तीनों को गैसेस रखा, राइट, तीनों को गैस, फिर तीनों दफ़ा हमने लिक्विड्स रखा सॉल्वेंट को, फिर हमने सॉलिड रखा। अब बेटे ये ज़हन में रखना है, जो फेज़ हमारे सॉल्वेंट का होता है ना, जो सॉल्वेंट का फेज़ होता है बेटे, वही फेज़ हमारे सोल्यूशन का होता है। देखो ये सारे के सारे सोल्यूशन क्या हैं, गैशियस सोल्यूशंस। नीचे वाले देखो कि हमने जो फेज़ हमारे सॉल्वेंट का है वही जो है हमारे सोल्यूशन की जो है ना वो फेज़ होगा, दैट इज़ अबाउट लिक्विड फेज़। राइट बेटे, आपको यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल्स सोल्यूट और सॉल्वेंट नज़र आ रहे हैं। बेटे आपको इसको बड़े अच्छे से इस चीज़ को प्रिपेयर करना है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर द MCQ। ठीक हो गया बेटे, इसको आपने अपने माइंड के अंदर रखना। ओके सो बेटे, ये जो आपको 9 टाइप नज़र आ रही हैं, इसमें से हमारे सिलेबस का पार्ट जो है वो सिर्फ 2 टाइप्स होंगी। वो कौन सी है बेटे? एक टाइप है दैट इज़ अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। राइट, ये हमारे सिलेबस का पार्ट होगा कि सॉलिड्स को लिक्विड्स के अंदर डिज़ोल्व किया होगा। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा सोल्यूट होगा वो हम सॉलिड फेज़ के अंदर ले रहे हैं, और जो हमारा सॉल्वेंट होगा हम उसको ले रहे हैं लिक्विड फेज़ के अंदर ले रहे हैं। राइट, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। ओके, अब बेटे देखें करते क्या हैं कि हम जब हमने किसी भी सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है। देखिए नहीं, मेरे पास ये एक मैंने बीकर लिया, राइट, और इस बीकर में हमने बाहर से ऐड कर दिया ये कोई भी, आप कह रहे हैं ये मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। यूनिट सेल आपको याद आ गया, चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था। मैंने इस सोल्यूट को इसके अंदर ऐड कर दिया, राइट, और ये सॉलिड है। ठीक हो गया, हमने इसको ऐड किया है, दिस इज़ अ लिक्विड। राइट, अब क्या होगा, ये इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूट डिज़ोल्व होगा, और डिज़ोल्व होके इस सोल्यूट ने जब डिज़ोल्व हुआ इस सॉल्वेंट के अंदर तो देन इट इज़ कॉल्ड एज अ, हमने सोल्यूशन बना लिया। ठीक हो गया। अब बेटे ये सारे का सारा फिनोमेना कैसे होता है कि कोई भी चीज़ कैसे डिज़ोल्व होती है। ठीक है, हम इसको जो अभी डाइसोल्यूशन, यानी दिस इज़ कॉल्ड एज अ डाइसोल्यूशन। बेटे डाइसोल्यूशन क्या होता है, ये किस बेस पे होती है, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। डाइसोल्यूशन
बेटे डाइसोल्यूशन क्या होता है? डाइसोल्यूशन का मतलब होता है डिज़ोल्विंग ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, डिज़ोल्विंग ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक हो गया? अच्छा, अब बेटे जब भी हमने ये डाइसोल्यूशन पढ़नी है, सॉलिड को लिक्विड्स के अंदर हमने डिज़ोल्व करना है, तो हमने याद रखना है कि जो हम डिज़ोल्विंग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बिटवीन जी? बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट। इनके बिटवीन हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस देख रहे हैं, उसकी बेस पे हम कहेंगे कि वो चीज़ सॉल्वेबल है या नहीं है। बेटे आपको भी पता है, अगर मैंने लिक्विड जो है, मैंने लिक्विड अगर H2O लिया है एक बीकर के अंदर, राइट, ये सिर्फ वाटर है इसके अंदर, राइट। तो बेटे आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड एज द सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट फोर्स, राइट। और जब मैं इसके अंदर बाहर से मैंने सोल्यूट ऐड किया, तो अब सोल्यूट जाते तो डिज़ोल्व नहीं हो जाएगा, राइट। अब वो क्या होगा, सोल्यूट की जो फोर्स होगी दैट इज़ कॉल्ड एज अ सोल्यूट टू सोल्यूट फोर्स, राइट। अब जब मैं बाहर से किसी भी सब्सटेंस को ऐड करूँगा सोल्यूट को, तो एक अगली फोर्स आ जाएगी दैट इज़ कॉल्ड एज अ सोल्यूट टू सॉल्वेंट फोर्स आ जाएगी, राइट। ये हमने इसका सोल्यूशन बना लिया। सो बेटे बेसिकली सोल्यूशन में ये तीन तरह की फोर्सेस होती हैं, राइट। अब बेटे एक जनरल क्राइटेरिया ज़हन में रख लें कि जब भी सोल्यूट और सोल्यूट सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये स्ट्रॉन्ग हो, किससे स्ट्रॉन्ग हो? सोल्यूट से। सो बेटे सोल्यूट पार्टिकल से और सॉल्वेंट पार्टिकल से जब ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, तो तभी वो चीज़ क्या होगी, वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगी। एक जनरल क्राइटेरिया आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, बेसिकली इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। अब बेटे हम देख लेते हैं कि आपको भी पता है कि सोल्यूट हमारा सॉलिड है, राइट, ये सॉलिड फेज के अंदर है। तो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ दिस कितनी तरह का सोल्यूट हो सकता है बॉन्डिंग के लिहाज से, राइट। आपको पता है कुछ सोल्यूट हमारे सॉलिड फेज के अंदर नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं, राइट। हमारे पास कुछ पोलर सॉलिड्स होते हैं, देखें ये आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ है। और कुछ हमारे पास आयोनिक सॉलिड्स होंगे, ठीक है, जिनको हमने डिज़ोल्व करना होता है। बेटे नॉन पोलर सॉलिड्स की अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? तो बेटे इसकी एग्जांपल आ जाएंगी, आपने पढ़ा था I2 सॉलिड हो गया, P4 सॉलिड हो गया, S8, ऑल द होमोटॉमिक जो होते हैं ना मॉलिक्यूल, वो सारे के सारे हमारे नॉन पोलर कहलाते हैं। और बेटे आप ये भी जानते हैं इनमें कौन सी फोर्स प्रेजेंट होगी? लंडन डिस्पर्शन फोर्स सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट होती है, राइट। सिमिलरली बेटे जो पोलर सॉलिड्स होते हैं वो कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ शुगर मॉलिक्यूल, राइट, वी हैव अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट, ये मॉलिक्यूल हो गया। और इसमें बेटे कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट हैं? आपको पता है कि इनके अंदर डायपोल फोर्स प्रेजेंट है, राइट, डायपोल फोर्स। और इसको समटाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहा जाता है, ठीक है, स्लैश लगा रहा हूँ मैं, स्लैश हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। ये बात भी हो गई स्टूडेंट। नाउ द थर्ड टाइप इज़ आयनिक सॉलिड जो होते हैं, वो आयनिक सॉलिड्स में कौन सी एग्जांपल लेंगे हम? आयनिक सॉलिड में बेटे जैसे आई हैव NaCl हो गया, जैसे आई हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉलिड हो गया, वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एंड सो मैनी अदर्स, राइट। बट इनके दरमियान जो फोर्स होती है आपको ही पता है, दैट इज़ कॉल्ड कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती हैं। अब बेटे एक्चुअली होता क्या है, एक तो ये आपने सॉल्यूट के हवाले से देख लिया। अब बेटे सॉल्वेंट भी ज़रा देख लें। आपका सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज़ के अंदर है। अगर वो लिक्विड फेज़ के अंदर है तो बेटे होगा ये कि सॉल्वेंट दो तरह का होता है, एक पॉलर हो सकता है और एक नॉन पॉलर हो सकता है, राइट, सॉल्वेंट के लिहाज से अगर बात की जाए। ठीक हो गया बेटे। अच्छा,
अब आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होता है, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। आपने सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल छोटी क्लास में भी डिस्कस किया होता है, और वो क्या था, वो आप पढ़ते हैं जी, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ठीक हो गया, दैट इज़ लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, आप पढ़ते हो लाइक डिज़ोल्व लाइक। ठीक है, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक हो गया बेटा, जिसमें आपको पता है कि पॉलर पॉलर में डिज़ोल्व होते हैं और नॉन पॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। अच्छा, अब बेटे हम लिख लेते हैं कि पॉलर विल डिज़ोल्व इन पॉलर, राइट। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ बेटे, फॉर एग्जांपल वी हैव अ पॉलर सॉल्वेंट इज़ वाटर, राइट। और मेरे पास जो पॉलर मॉलिक्यूल है, जैसे वी हैव अ ग्लूकोज, तो बेटे आपको पता है चाहे ग्लूकोज हो चाहे सुक्रोज हो, तो बेटे इनमें क्या होती है, ये वाटर के अंदर क्यों सॉल्युबल होते हैं, तो बेटे इसलिए सॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिस वजह से ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक हो गया बेटे। इसी तरीके से बेटे अगर मैं वाटर के अंदर ऐड कर देता हूँ आयोडीन को, ये भी सॉलिड है, ये आपके पास लिक्विड है, तो आप कहेंगे सर ये डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज़ वाटर जो है वो हमारे पास पॉलर सॉल्वेंट है, जबकि आयोडीन जो है इट इज़ अ नॉन पॉलर सॉलिड। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक हो गया। और बेटे एक और बात मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस की हुई है कि NaCl नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। अब बेसिकली जब आप इसको वाटर के अंदर ऐड करते हो ना, तो वाटर में जब ये जाता है तो जाके क्या होता है कि बेटे वाटर का जो मॉलिक्यूल है ना, ये सोडियम, और इसको मैं थोड़ा सा बीकर को बड़ा कर रहा हूँ, ज़रा डायग्राम अच्छी सी बन जाएगी थोड़ा सा, ये ठीक है बेटे, सोडियम पॉजिटिव और ये क्लोराइड नेगेटिव। एक्चुअली होता ये है कि जब ये वाटर के अंदर जाते हैं ना, तो वाटर का मॉलिक्यूल सेंटर से आके ना इस तरीके से ये राइट, ये H पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अब होता क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल सोडियम और क्लोरीन के बिटवीन चला जाता है और जाके यहाँ पे एक फोर्स बना लेता है। इसी तरीके से क्लोराइड क्या करता है, इस H के साथ क्या करता है, फोर्स को डेवलप कर लेता है, जिससे क्या करता है कि वाटर इसके अंदर जाके इसको स्प्लिट करता है। जैसे स्प्लिट करता है, सारे के सारे वाटर की नेगेटिव साइज़ ना वो इसको सराउंड करना स्टार्ट कर देती है। देखिए मैं O के साथ H2 लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए। और इसी तरीके से सारे के सारी वाटर की जो पॉजिटिव साइड है, पार्शियल पॉजिटिव H वाली साइड जो है, वो क्लोराइड को सराउंड कर लेती है, जिसकी बदौलत बेटे ये NaCl क्या करता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन बेटे काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले सेंटर में वाटर के मॉलिक्यूल जाते हैं और इनको जो है ना वो दूर करते हैं, और सेंटर वाले जाकर वाटर का मॉलिक्यूल इन दोनों के साथ जो है ना फोर्स डेवलप करते हैं। और बेटे आप सारे बच्चे ये भी जानते हैं कि किसी भी आयन और किसी भी पॉलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है, दैट फोर्स इज़ कॉल्ड एज द आयन डाइपोल फोर्स, राइट बेटे। ये बात भी आपको अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। सो बेटे ये हमने डिस्कस किया इसको। अब बेटे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अगला जो सोल्यूशन होगा, दिस इज़ अबाउट, आप देखेंगे सेकेंड टाइम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ अबाउट सोल्यूशन किसके अंदर, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, राइट। इनके सोल्यूशन को अब हम देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, वो कैसे होगा, आइए अब हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बेटे जब आप सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हमारे पास वी हैव अ 3 टाइप, 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। ओके बेटे, सो वो कौन कौन से हैं, एक होते हैं कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड्स। बेटे एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पार्शली इमिजिबल लिक्विड्स, पार्शली इमिजिबल लिक्विड्स, राइट। और एक होते हैं बेटे दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकली, जो कि क्या होंगे, प्रैक्टिकली इमिजिबल लिक्विड्स होंगे। सॉरी, ये पार्शली इमिजिबल नहीं, पार्शली मिजिबल। ठीक है,
पार्शली मिजिबल और बेटे ये होंगे प्रैक्टिकली इमिजिबल। ठीक हो गया। अब बेटे ये जो मिजिबल टर्म है ना, ये तब यूज़ की जाती है जब आपके पास लिक्विड्स के क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, तब हम इस टर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो कम्प्लीटली मिजिबल लिक्विड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द, कि इसमें कम्प्लीटली ये एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, आइए अब हम उसको देखते हैं। कम्प्लीटली सॉल्युबल, अगर ये कम्प्लीटली सॉल्युबल हैं तो बेटे जो भी चीज़ एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली सॉल्युबल हो, हम उस सोल्यूशन को कहते हैं, सच सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज द ट्रू सोल्यूशन, राइट। इसी तरीके से बेटे जो हमारे पास पार्शियली मिजिबल लिक्विड्स हैं ना, ये इनकी डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे और वो अभी आगे स्टार्ट होगी। बस मैं हल्का से बता रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, कैन फॉर्म आ ट्रू सोल्यूशन एट हाई टेम्परेचर, राइट। बेटे इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू सोल्यूशन बनाएंगे, लेकिन क्या टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं ये। जबकि बेटे प्रैक्टिकली इमिजिबल लिक्विड्स के हैं, ये क्या करते हैं, कैन नॉट मेक आ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन आपस में नहीं बनाते। ठीक हो गया बेटा। अब हमने कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटे इसकी एग्जांपल, कम्प्लीटली मिजिबल की एग्जांपल क्या होगी, बल्कि मैं ना आपसे अब एक एक डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट वन बेटे हेडिंग लगा लें आप, कम्प्लीटली मिजिबल लिक्विड्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास हेडिंग है। ओके बेटे, कम्प्लीटली मिजिबल लिक्विड्स कौन से होंगे बेटे, ऐसे लिक्विड्स जो क्या हों, लिक्विड्स विच डिज़ोल्व इन ऑल द प्रपोर्शंस, यानी आप किसी भी रेशो में लो आप उनको, तो वो हर रेशो के अंदर एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, प्रॉपरली वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक हो गया। ओके और बेटे ये जो कम्प्लीटली मिजिबल लिक्विड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना लेते हैं, फॉर्म आ होमोजीनियस मिक्सचर कह लें आप। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इनमें कोई लेयर नहीं होती, यानी ये सिंगल लेयर होता है इसके अंदर। ठीक है, एक ही तरह का सारा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे ये जो कम्प्लीटली मिजिबल लिक्विड्स होते हैं ना, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आइए उसको देख लेते हैं। बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये आ जाएगा कि नंबर 1, ये जो सॉल्यूशंस हैं, these solutions, characteristic number 1, these solutions are not generally additive। बेटे ये एडिटिव नहीं होते, एडिटिव, राइट। बेटे एडिटिव का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटे, ये जो एडिटिव है ना, आइए मैं वापस को समझाता हूँ। देखिए बेटे इसके पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम होता है ना, चेंज इन वॉल्यूम, वो या तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो या तो मे बी लेस देन, राइट, मे बी लेस देन, किससे लेस देन होगा, लेस देन द sum of components of liquids, या फिर बेटे ये क्या होगा, मोर देन होगा किसका, मोर देन सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड। मतलब क्या है, मतलब ये है बेटे कि अगर आपने ये एक लिक्विड या आपने बी लिक्विड लिया, राइट, अगर आपने दोनों का वॉल्यूम सेम रखा है, ये 50 सेंटीमीटर क्यूब ये लिया है, 50 सेंटीमीटर क्यूब ये लिया है, तो जब आप इसको बीकर में ऐड करोगे तो बेटे ऐसा नहीं है कि ये दोनों का जो वॉल्यूम मिला के ये 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। नो, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बेटे ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इट मीन्स दैट ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। या तो वॉल्यूम कम होगा 100 से या वॉल्यूम ज़्यादा होगा।
बेटे वैसे तो मैंने इस चैप्टर के इस टॉपिक पे अभी आगे जाते जाएंगे आप दो तरह के सोल्यूशन पढ़ोगे। द वन इज़ कॉल्ड एज द आइडियल सोल्यूशन एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एज द नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये अभी आप आगे आओगे ना तो मैं आगे आपको बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है कि वॉल्यूम इक्वल क्यों नहीं आता, या वो ज़्यादा हो रहा है या वो कम हो रहा है। आइए बेटे हम आगे जाके इसको देखेंगे। बेटे याद रखिएगा जिनका वॉल्यूम भी जो है वो अपने कंपोनेंट्स के इक्वल नहीं हो रहा, याद रखिएगा बेटे उनका जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच इज़ कॉल्ड इंथॉल्पी। बेटे डेल्टा एच या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है सच सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है सच सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक। राइट बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। बेटे तीसरा करेक्टरिस्टिक ये होता है कि आप इन सोल्यूशन को कैन बी सेपरेटेड बाय अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। राइट बेटे ये थी कुछ बातें रिगार्डिंग कम्प्लीटली मिजिबल लिक्विड्स, और मैंने भी आपसे कहा कि कम्प्लीटली मिजिबल लिक्विड्स आगे फर्दर जाके आप आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को डिस्कस करोगे। ठीक हो गया। अब बेटे नेक्स्ट जो उसकी टाइप होगी, इसी की नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ अबाउट प्रैक्टिकली इमिजिबल लिक्विड्स। आइए उनको देख लेते हैं। प्रैक्टिकली इमिजिबल लिक्विड्स। बेटे प्रैक्टिकली अच्छा आपको पीछे वाली की मैंने एग्जांपल नहीं दी। बेटे पीछे वाली की एग्जांपल्स क्या होंगी, आप यहाँ एग्जांपल्स लिख लें इनकी। इसकी एग्जांपल्स में आप लिख लें, एक तो आप लिखें बेटे वाटर एथेनॉल सिस्टम, वाटर और एथेनॉल का सॉल्यूशन। राइट और बेटे एक और एग्जांपल लिख लें कि एथेनॉल किसके अंदर हो, एथेनॉल इन ईथर। राइट बेटे इनके सॉल्यूशन कहलाते हैं हमारे कंप्लीटली मिजिबल। अब प्रैक्टिकली इमिजिबल लिक्विड्स कौन से होंगे बेटे, प्रैक्टिकली इमिजिबल लिक्विड्स हम उसको कहेंगे जो क्या करेंगे, लिक्विड्स दैट डू नॉट डिज़ोल्व या डिज़ोल्व इनटू ईच अदर। राइट वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो बेटे ये बड़ा ही आसान है। आपने अभी लाइक डिज़ोल्व लाइक पढ़ा था आपने, ठीक है, और लाइक डिज़ोल्व लाइक के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि पॉलर डिज़ोल्व इन पॉलर, नॉन पॉलर डिज़ोल्व इन नॉन पॉलर। जैसे बेटे आपको पता है कि वाटर एक पॉलर मॉलिक्यूल है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल फोर्सेस प्रेजेंट है। अगर आप चाहते हैं कि वाटर के अंदर मैं ऐड कर दूं बेंजीन को, तो बेटे याद रखिएगा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन इज़ अ नॉन पॉलर मॉलिक्यूल, इट मीन्स दैट कि बेंजीन वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। एक एग्जांपल ये हो गई। सिमिलरली बेटे अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो वाटर अगेन लिक्विड, और बेटे कार्बन डाइसल्फाइड ये भी एक नॉन पॉलर लिक्विड है। बेटे ये क्यों नॉन पॉलर लिक्विड है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो गया, C इस तरीके से। राइट तो बेटे ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, नॉन पोलर। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे इट इज़ अ प्रैक्टिकली इमिजिबल लिक्विड्स। ठीक है बेटे इनकी एग्जांपल आपने अच्छे से अपने दिमाग में रखनी है। सो बेटे अब हम डिस्कस करते हैं नाउ द थर्ड टाइप एंड दैट इज़ कॉल्ड इज़ द partially miscible liquids। राइट मिजिबल लिक्विड्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अच्छा बेटे पार्शली मिजिबल लिक्विड्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें क्या होगा कि लिक्विड जो होंगे वो कुछ एक्सटेंट तक डिज़ोल्व होंगे। लिक्विड्स डिज़ोल्व अप टू लिमिटेड एक्सटेंट। ठीक हो गया, जो लिमिटेड एक्सटेंट तक डिज़ोल्व होंगे दे आर कॉल्ड एज द पार्शली मिजिबल लिक्विड्स। बेटे इसकी अगर एग्जांपल्स की बात की जाए कि हमारे पास कौन कौन सी इसकी एग्जांपल हैं, बेटे इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा
मैथनॉल साइक्लोहेक्सेन, मैथनॉल और साइक्लोहेक्सेन, राइट, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से वाटर और निकोटीन सिस्टम आ जाता है, ठीक है, वाटर निकोटीन सिस्टम आ जाता है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये बेटे दो एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए ये दो ही काफ़ी हैं। बेटे हम अपनी बुक के मुताबिक फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले डिस्कस करने जा रहे हैं फिनॉल वाटर सिस्टम, राइट। बेटे जो फिनॉल वाटर सिस्टम है, आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। बेटे जो फिनॉल वाटर सिस्टम है, हम क्या करेंगे कि हमने दोनों फिनॉल को एक बीकर में लिया हुआ है और एक बीकर में हमने वाटर को लिया हुआ है, ठीक हो गया। दोनों का वॉल्यूम आपने 25 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी वॉल्यूम आप क्या कर लें 25 सेंटीमीटर क्यूब, बस आपने वॉल्यूम सेम रखना है, राइट। अच्छा, आपने क्या करना है, इन दोनों को उठाना है और दोनों को आपने उठाकर आपने बेटे एक बीकर में इनको ऐड कर दिया, राइट, दिस इज़ द बीकर, और ये बीकर में ये ऐड हो गए, ठीक हो गया। बेटे आप जैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे ना, इसको लिख लो आप वाटर और इसको आप लिख लो फिनॉल। आप इनको जैसे ही ऐड करोगे तो बेटे इनके ऐड करने से दो लेयर बन जाएंगी। अब ये जहन में रखना है, जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हों बेटे हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और बेटे ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है, यहाँ पे इन दोनों की दो लेयर्स की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। बेटे ये जो मैं इन दोनों को वाटर को और फिनॉल को ऐड कर रहा हूँ ना, ये मैंने ऐड किया है एट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। बेटे मैं जैसे ऐड करूँगा तो यहाँ पे आपके पास दो लेयर बन जाएंगी, ये नीचे एक आ गई लेयर, राइट, और एक लेयर आपके पास ऊपर आ गई है, ठीक हो गया। बेटे ये जो नीचे वाली लेयर है ना, अब हमने इस लेयर में ये देखना है क्योंकि ये कम्प्लीटली मिजिबल नहीं हुए। अब इस लेयर के अंदर कितने परसेंट फिनॉल है बेटे, 70% फिनॉल होता है इसमें, और इसमें 30% वाटर है। बेटे आपने पढ़ा था जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो हमारे पास सॉल्वेंट होता है, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है दैट इज़ कॉल्ड एज द सोल्यूट, राइट। जबकि बेटे ऊपर वाली लेयर की अगर बात की जाए तो ऊपर वाली लेयर में मेरे पास क्या क्या कंपोजिशंस हैं। बेटे ऊपर मेरे पास 95% वाटर है, जबकि मेरे पास 5% मेरे पास फिनॉल है, राइट। ये मेरे पास कंपोजिशन है एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, अब होगा क्या बेटे, अब ये होगा कि अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं, इन सॉल्यूशन को अगर देखूं तो मुझे एक चीज़ क्या समझ आ रही है कि दोनों सॉल्यूशंस के अंदर कंपोजिशन अगर आप देखें तो कंपोजिशन ऊपर और नीचे कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है, ऐसे ही है। इसका मतलब है इनके जो सॉल्यूशंस हैं उनमें कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट कंपोजिशन, राइट। बेटे डिफरेंट कंपोजिशन के साथ आप अगली चीज़ और देखें तो दूसरी चीज़ आपको ये नज़र आ रही होगी कि मैंने जो कंपोनेंट्स लिए हैं ना, ये देखो जो कंपोनेंट्स है वाटर फिनॉल, वो वाटर फिनॉल कंपोनेंट्स क्या हैं, दे आर सेम। इट मीन्स दैट कि इस सॉल्यूशन में मुझे ये पता चला कि सेम कंपोनेंट्स हैं बट उनकी कंपोजिशन क्या है वो सेम है। अब होता क्या बेटे, जैसे हम क्या करते हैं एट हाई टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं होता क्या है बेटे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो नीचे वाले कुछ मॉलिक्यूल ऊपर और ऊपर वाले कुछ नीचे मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटे हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इनकी कॉम्पोजिशन चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एट हाई टेम्परेचर कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस गेट चेंज, वो क्या हो जाएगी बेटे, वो
चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। आइए अब हमने टेम्परेचर देखते हैं बेटे। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं एट 65.9, इस टेम्परेचर पे जब आप देखते हैं इस सोल्यूशन को, तो हम इस सोल्यूशन में क्या देखते हैं, हमें इस सोल्यूशन में इनकी परसेंटेजेस कुछ नज़र आती हैं ऐसी। मैं अभी आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये आपके पास दिस इज़ द बीकर, ठीक है, ये मेरे पास एक बीकर आ गया, राइट। और इस बीकर में अब हमने परसेंटेजेस देखनी है एट 65.9 डिग्री सेल्सियस। जी बेटे, तो बेटे 69 डिग्री सेल्सियस पे पता क्या होता है कि इस बीकर के अंदर 66% वाटर होता है और बेटे 34% फिनॉल होता है। तो जैसे ही आप 65.9 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर करते हैं तो बेटे ये जो सोल्यूशन होता है, दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज द होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इट मीन्स दैट कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से हमने ये देखा कि 65.9 डिग्री सेल्सियस पे देखा तो बेटे हमने ये देखा कि इन्होंने होमोजेनियस मिक्सचर बना लिया। और उस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन आपने याद रखनी है बेटे, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। बेटे वो टेम्परेचर जिस पे ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, सच सोल्यूशन, पहले टेम्परेचर लिख लें, सच टेम्परेचर इज़ कॉल्ड कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। आप उसको कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हो और आप उसको, आपकी बुक में लिखा होगा वो क्रिटिकल स्लैश लगा के लिख लें, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, राइट बेटे। ये टेम्परेचर के लिए भी आपने एमसीक्यू के तौर पे इसको याद रखना है। उसके बाद बेटे ये जो जिस टेम्परेचर पे जो होमोजीनियस मिक्सचर वाला सोल्यूशन आता है, दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज द, वी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सोल्यूशन, राइट बेटे। ये बात अपने माइंड में रखनी है आपने। ओके, अब बेटे मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको इसको थोड़ा सा ग्राफ के हवाले से भी बताऊँ और ये जो मैंने टेम्परेचर लिखे हैं इसके हवाले से थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूँ। बेटे याद रखिएगा, जो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होता है ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें दो कॉन्जुगेट सोल्यूशन एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक हो गया। मैं ये लिखूँगा, ये वो टेम्परेचर है इन विच टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस आर मर्ज्ड, ये मर्ज्ड हो जाते हैं। और बेटे याद रखिएगा, अबव द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट करूँ, अबव कॉन्सोल्यूट, बेटे कॉन्सोल्यूट है, ठीक है। अबव कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, आपकी बुक में कॉन्सोलेट लिखा होगा, बेसिकली अगर आप इसको गूगल करेंगे कॉन्सोल्यूट होता है। अबव द कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, ये कम्प्लीटली मिजिबल होते हैं, कम्प्लीटली मिजिबल, राइट। और जब इस टेम्परेचर से नीचे नीचे आप रहते हैं तो बेटे ये तब ये पार्शियली मिजिबल होते हैं। बेटे मैं ना इसका अगर आपसे ग्राफ बताऊं, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और ज़रा थोड़ा सा अच्छा। ये मैं आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। बेटे यहाँ आप ले लें टेम्परेचर को ले लें और यहाँ आप ले लें उनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक हो गया। बेटे यहाँ पर आपने इस लाइन पे आपने 100% ले लिया है, आपने ले लिया है वाटर को ले लिया है, राइट। और यहाँ पे आप 100% आप ले लें फिनॉल को। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटे आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे, अब ये मैंने 100% वाटर है, फिर अगला मैं बीकर लूँगा, उसमें क्या होगा कि बेटे 90% तो वाटर होगा लेकिन 20% क्या होगा, फिनॉल होगा। इसी तरीके से मैं आगे जाता जाऊँगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि बेटे आगे जाते हुए वाटर की परसेंटेज कम होती जाएगी और फिनॉल की परसेंटेज क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज़ करती जाएगी। बेटे टेम्परेचर अगर मैं आपसे कहूँ, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ 10 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ आप कह लें 40 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ 50 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज़ 65.9 डिग्री सेल्सियस। बेटे होता क्या है, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ ना, मैं अभी इसको लेके चलता हूँ,
बेटे इनका जो ग्राफ होता है इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। दिस इज़ कॉल्ड मैथ में इसको पैराबोलिक कर्व कहा जाता है, ठीक होगा। अच्छा बेटे आप 25 डिग्री सेल्सियस पे देखें कि वाटर की क्या कॉम्पोजिशन है, तो हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे। बेटे हम इसको नीचे लेके आएंगे, तो आप जब इसको नीचे लेके आओगे ना, तो यहाँ पर वाटर हमारे पास कितना प्रेजेंट होता है, वाटर हमारे पास प्रेजेंट होगा ऑलमोस्ट, आप ये कह लें कि 95% हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। और बेटे यहाँ पे 5% आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, फिनॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप उसको नीचे जाके मिलाओगे। जबकि बेटे अगर आपने फ़िनॉल चेक करना था तो बेटे आप फ़िनॉल को फ़िनॉल वाली लाइन से मिला दो। यहाँ हम फ़िनॉल को मिला लेते हैं, ठीक है। तो बेटे जब आप इसको फ़िनॉल के साथ मिलाओगे तो आपको इस लाइन को नीचे लेके आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे वाटर कितना होगा, यहाँ पे बेटे इस पॉइंट पे 30% आपके पास, इसको मैं ना बाहर करके लिखता हूँ फिर आपको सही समझ आ गई। यहाँ इस पॉइंट पे बेटे मेरे पास जो वाटर है ना, वाटर वो 30% वाटर है, जबकि बेटे मेरे पास 70% मेरे पास फ़िनॉल है, ठीक है। ये नीचे वाली ये फ़िनॉल है एंड दिस इज़ फॉर वाटर। लेकिन बेटे जैसे आप 65.9 पे जाते हैं तो आप ये देखें आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। ये जो परसेंटेज आएगी, दिस परसेंटेज इज़ कॉल्ड, इस पे आपके पास 66% आपके पास वाटर होगा और 34% आपके पास फिनॉल होगा, राइट। नीचे आप इसको मैं ना ऊपर साफ़ करके ले देता हूँ। यहाँ पे इस लाइन के ऊपर 66% आपके पास वाटर है और बेटे ऑलमोस्ट आपके पास को 34% आपके पास क्या मौजूद होगा, आपके पास फिनॉल मौजूद होगा। अब बेटे ये ध्यान में रखें, ये मैंने आपको ग्राफ से बताया। अब बेटे याद रख लें, इस पैराबोलिक कर्व के बाहर, अगर आप इस कर्व के बाहर देखेंगे ना, इस कर्व से ऊपर सारे के साइड बेटे ये कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर मिजिबल होते हैं। लेकिन बेटे अगर आप इसके इनसाइड देखते हो तो बेटे यहाँ पर ये आपको पार्शली मिजिबल लिक्विड्स मिलते हैं। तो आउटसाइड दिस कर्व आपको ये कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर मिजिबल मिलते हैं, जबकि बेटे इनसाइड द कर्व अगर बात की जाए तो आपको ये पार्शली इमिजिबल लिक्विड्स मिलते हैं, ठीक है। और आपने देखा भी कि हमने इस पॉइंट से ऊपर जब हम गए हैं तो बेटे अब ये कम्प्लीटली एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो ये बेटे कुछ अब बताना था आपको रिगार्डिंग पार्शली इमिजिबल लिक्विड के हवाले से, जिसमें फिनॉल वाटर सिस्टम इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ठीक हो गया बेटे। ले बेटे आज के लिए फिर फ़िलहाल इतना ही गए। अब मैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो फिर आपने वहाँ से वो जो पिछला पॉइंट रह गया उसको अंडरस्टैंड कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज़।